हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपने इनसाइट्स के फुल लेंथ टेस्ट कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 टेस्ट कर दिए हैं। तो ये 5th टेस्ट है। तो चलिए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया: इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन बेस्ड ऑन 1971 सेंसस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट। आपने बताना कौन सा क्राइटेरिया है जो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यूज़ किया गया फॉर डिसाइडिंग द डिवोल्यूशन टू स्टेट। तो इनकम डिस्टेंस को यूज़ किया गया, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी यूज़ किया, टैक्स एफर्ट को भी यूज़ किया गया। जो गाइस 2011 के सेंसस को यूज़ किया गया, ना कि 1971 को, और फॉरेस्ट कवर को इसने नहीं यूज़ किया है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो 135 है। बाकी हम इसको अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या कवर किया है। इनकम डिस्टेंस किया है, पॉपुलेशन 2011 की करी है, एरिया को किया है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को किया है, देखो फॉरेस्ट कवर को नहीं किया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को किया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को किया, टैक्स एफर्ट को किया है। जिस हिसाब से जिसका रैंक जितना ज़्यादा है उस हिसाब से उसको स्टेट को पैसा जो है वो दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। देखो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? आप किसी को सब्सिडी देते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट देते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। अंडर अ नेगेटिव रेट पॉलिसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट फॉर पार्किंग एक्सेस रिजर्व विद इन द सेंट्रल बैंक। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। इससे क्या जो हमारी इकोनॉमी है वो बूस्ट होती है। देखो ये गाइस ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी को सब्सिडी दे रहे हो या फिर क्या करो या इंटरेस्ट सबवेंशन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या जो पुअर सेक्शन ऑफ पीपल है उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है। जिस वजह से क्या है वो आगे अपना क्या है, उनको अर्निंग में क्या होती है, मतलब कि हेल्प होती है। तो जिस वजह से इनडायरेक्टली क्या इकोनॉमी बढ़ती ही बढ़ती है। नेगेटिव रेट्स की वजह से क्या जो कंट्री की जो करेंसी है वो वीकन हो सकती है एज कम्पेयर टू अदर करेंसी। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है कि जब मनी का इनफ्लो हो जाता है तो क्या है वो रुपी क्या है फिर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। किसने, आपने ये बताना कौन सा रूलर है जिसने ये सब इवेंट्स किए थे। उसने दौलताबाद से दिल्ली की कैपिटल चेंज करी थी, टोकन करेंसी को इशू किया था, प्रिपरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली सुल्ताना। तो ये सब काम किसने किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। ठीक है। तो आप ये याद रखना। Consider the following statement about the National Essential Diagnostic List. India became the first country in the world to compile a document on Essential Diagnostic List. ये बात बिल्कुल सही है। ये हमने अपने करंट अफेयर्स में कवर भी किया है। It is aimed at covering medical devices and the IVF diagnostic device which are not covered under the Drugs and Cosmetic Act 1940। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो लबारदोर करंट है क्या वो वार्म ओशन करंट है? देखो वार्म नहीं है, ये कोल्ड है। पहले मैं आपको बता दूं, जो अत्ताकामा डेजर्ट है इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द वार्म करंट। नहीं, ये कोल्ड करंट के एडजेसेंट क्या लोकेट करता है। ठीक है। वो भी पेरू करंट के। ठीक है। द कोस्ट ऑफ नॉर्वे विद इन द आर्कटिक सर्कल रिमेन्स आइस फ्री इवन इन द विंटर ड्यू टू द नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। तो कहीं ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज कैन बी यूज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन अंडर द नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। देखो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंडर क्या है, हम क्या चाहते हैं कि जो हम पेट्रोल है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, 5 to 10% क्या इथेनॉल को ब्लेंड करना चाहते हैं, बायो इथेनॉल को। तो वो इथेनॉल आप कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हो? शुगर केन से यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सही है। कौन से भी प्रोड्यूस कर सकते हो, कसावा से भी, वीट से भी। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट कैन नेवर डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस। जो क्या है, पार्लियामेंट नॉर्मल डेज में कभी भी जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन क्या जब अगर उसकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही है, उनको रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, तब वो कंडक्ट कर सकती है। तो इसमें जो नेवर वर्ड आ गया तो इसलिए वो गलत होगी। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर ऑलवेज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, आपको पता है ये चीज़ को ऑलरेडी 3 या 4 बार वायलेट कर चुके हैं, तो ये गलत है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी रिमूव ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गाइस, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। अगर आपको जजेस को रिमूव करना है तो वो हम मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट केस में इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। अरेंज द फॉलोइंग मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच इंडिया बिकेम इट्स मेंबर। तो क्या सबसे पहले क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम का जो मेंबर बना था इंडिया, वो 2016 में बना था। वासिना अरेंजमेंट का जो मेंबर बना था 2017 में बना था। और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का जो मेंबर बना था वो 2018 में बना था। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 2-1। तो जो मेनली जो वसेरा अरेंजमेंट था, मैं आपको बता दूं वसेरा अरेंजमेंट किस लिए था, ताकि हम जो आर्मामेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकें। ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप था ये मेनली किस लिए था, ताकि हम कर सकें केमिकल वेपन्स को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। बाकी मिसाइल टेक्नोलॉजी को तो आप समझ ही पा रहे हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 2-1-3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर पार्ट ऑफ द नेहरू लिकत पैक्ट 1950। देखो 1950 में जो नेहरू लिकत पैक्ट आया था उसका क्या क्या पार्ट है। रेफ्यूजीज वर अलाउड टू रिटर्न अनमोलेस्टेड टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ये बात बिल्कुल सही है। फोर्स कन्वर्सन को अनरिकॉग्नाइज किया था, ये बात भी सही है। हमें माइनॉरिटी राइट्स को ग्रांट करना, ये बात भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर लॉन्चिंग ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट से हम ज़्यादा सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करते हैं, क्या रीज़न है। द रॉकेट्स आर प्रोवाइडेड विद एन इनिशियल बूस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अर्थ सर्फेसेस। ये बात बिल्कुल सही है। ईस्ट कोस्ट से जब आप रॉकेट को लॉन्च करते हो तो उसमें जो इनिशियल जो वेलोसिटी चाहिए वो ज़्यादा होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ रोटेशन प्रोवाइड लेस रेजिस्टेंस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। तो गाइस आपको पता है जो हमारी अर्थ है वो 23 पे क्या है, टिल्ट है, तो उसकी वजह से भी क्या है, ईस्टर्न कोस्ट से जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वो ईजी होती है, ठीक है। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ लॉन्च जो डेब्रिज हैं वो कहाँ पे होंगे, सी में जाके गिरेंगे, ना ही किसी और को लाइफ को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, स्टॉक मार्केट्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पीएसबी। आपने बताना कौन से सेक्टर हैं जो कि पार्ट हैं ऑफ 4 बैलेंस शीट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। तो गाइस इसमें क्या है, एनबीएफसी भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, लेकिन क्या है, स्टॉक मार्केट नहीं है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो 1, 3, 4 है। तो आप देख सकते हैं 4 बैलेंस शीट चैलेंजेस कौन कौन से सेक्टर्स कवर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी और रियल एस्टेट कंपनीज, ठीक है। देखो इन 4 बैलेंस शीट चैलेंजेस को इसलिए करते हैं जो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम फेस करिए। ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि देखो जो उन्होंने कंपनी से लोन ले रखा है, ना ही वो लोन चुकाने में असमर्थ है और ऊपर से क्या उनकी कमाई भी नहीं हो रही, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि वो जो कंपनी है वो ट्विन बैलेंस शीट से फेस कर रही है, प्रॉब्लम को फेस कर रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आजीविका सेक्शन। तो गाइस आपको पता होगा आजीविका सेक्शन किसे हम बोलते थे, जो क्या करते थे, मेनली तांत्रिज्म को फॉलो करते थे। अनलाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे डिड नॉट बिलीव इन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म, ये बात बिल्कुल सही है। दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड बिलीव इन द एक्जिस्टेंस ऑफ सोल इन मटेरियल फॉर्म। भाई है तो ये बुद्धा जी का सेक्ट, तो कुछ तो ये फॉलो करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। दे आर मेंशन इन द अशोका पिलर एडिक्ट, तो ये बात बिल्कुल सही है। अशोका के 7th पिलर एडिक्ट में ये मेंशन है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक एग्रीमेंट। तो गाइस ये जो CPTPP है ये मेनली क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किस किस के बीच में, कनाडा और 10 अदर कंट्रीज़ में एशिया पैसिफिक के, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, ठीक है। तो आपने बताना एशियन की कौन सी कंट्री जो इसकी क्या है पार्ट है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको बता ही दिया, ब्रूनेई है, ठीक है, सिंगापुर है और वियतनाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या, बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द अर्थ एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 66 हाफ विद द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, पर बिल्कुल सही है। डे एंड नाइट फॉलो ईच अदर इन सक्सेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो गाइस मैंने कल ही बताया था जो डे और नाइट जो फॉलो करता है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करती है, ना कि रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो एक स्टेटमेंट गलत होगी। डे और नाइट हमेशा इक्वल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, नहीं गाइस ये इक्वेटर पे हमेशा इक्वल होती है। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, इंडियन रीनो, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिसन, इंडियन पीकॉक, सॉफ्ट शेल टर्टल्स, गंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल। तो आपने बताना कौन से स्पीसीज है जिनको प्रोटेक्ट किया अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। तो गाइस ये सभी के सभी जो स्पीसीज हैं इन्हें प्रोटेक्ट किया गया अंडर शेड्यूल 1। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है इट इज अ सोलो डांस विच इज परफॉर्म बाय द वुमेन, इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ फेमिनिन डांस ऑफ विष्णुज, द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ डांस इज डोमिनेंट, द एलिमेंट ऑफ एयर इज सिंबलाइज थ्रू इट्स परफॉर्मेंस। तो कौन से डांस को डिपिक्ट कर रहा है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या मोहिनीअट्टम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोहिनीअट्टम है। ये जो डांस है क्लासिकल डांस है किसका, केरला का, ठीक है। तो इसको मेनली क्या है, वुमेन्स परफॉर्म करती हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है अबाउट द राष्ट्रीय महिला कोष। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, और ये किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ऑटोनोमस बॉडी, ये बात भी सही है। जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। नहीं, देखो इसका जो मेन एम यही है कि वो क्या कर सके, माइक्रो क्रेडिट देती है ताकि वुमेन की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उससे हम क्या कर सके, एम्पावर कर सके, एनकरेज कर सके। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो 3rd है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। कंसीडर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कंटेनिंग डेट डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस, स्टेट इम्पोजिंग बैन ऑन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजियस सिंबल, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डाइवोर्स लॉज, रिकॉग्नाइजिंग राइट टू प्राइवेसी, लीगलाइजिंग सेम सेक्स प्रेजेंस। कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो रिफ्लेक्ट करती है आइडल ऑफ लिबरलिज्म। तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम स्टेट डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस को अगर हम कर्टेल कर रहे हैं तो ये अगर लिबरलिज्म की बात है। देखो अगर हम स्टेट इम्पोज करिए बैन रिलीजियस सिंबल पे तो इसका मतलब क्या है, वो हम कह नहीं सकते वो लिबरल है, इसका मतलब वो कंजर्वेटिव है। देखो डाइवोर्स लॉज पे रिस्ट्रिक्शन करना तो ये भी गलत हो कि कंजर्वेटिव किया। राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज करना और लीगलाइज सेम सेक्स मैरिजेस को करना ये लिबरलिज्म को रिफ्लेक्ट करते, तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सी है।
अब आपने बताना टाइप ऑफ डिप्लोमेसी और डेफिनेशन। तो गाइस हमने कुछ दिन पहले डेली करंट अफेयर्स में मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होता है, 1.5, 2 और 3 डिप्लोमेसी क्या होती है। तो देखो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में क्या होता है, मेनली जो ऑफिशियल मीटिंग होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 1.5 डिप्लोमेसी में क्या होता है, ये अनऑफिशियल होती है, लेकिन जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक तरह का इंटरेक्शन होता है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में क्या होता है, मेनली जो अनऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जैसे एनजीओज हो गया, जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में क्या होता है, मेनली जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है दोनों कंट्रीज के, ठीक है। तो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। आपको बताना है कि कौन सा इवेंट लॉर्ड वारन हेस्टिंग के टाइम में हुआ। देखो गाइस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर आया था 1784 में हुआ, 80 to 84 में हुआ था। तो ये बात लॉर्ड वारन हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। देखो जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था वो मेनली 1814 में हुआ था, तो उस वक्त नहीं थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी 1784 में बनी थी, इन्हीं के टाइम पे बनी थी। जो एबोलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फौजदारी और निजामत अदालत हुआ था, देखो गाइस इसका तो जो सिस्टम था ये तो स्टार्ट ही किसने किया था, कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसमें इनका कोई काम नहीं था। तो जिसकी करेक्ट स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एंड 3 है। नेक्स्ट करते हैं, अब आपने बताना है कौन सी यूएन एजेंसी कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करती है। तो क्या जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको बताओ कौन सी को करती है ये। तो क्या इसका जो करेक्ट है वो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट करती है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को करती है। जो ILO वो मेनली क्या करता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट को पब्लिश करता है। और जो UNIDO वो मेनली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो A हो जाएगा। बायोरॉक टेक्नोलॉजी अभी हमने न्यूज़ में देखो गाइस हमने PT 365 में कवर भी किया था एनवायरनमेंट सेक्शन में। जो गाइस बायोरॉक टेक्नोलॉजी में मेनली हम क्या करते हैं, इसको कोरल रीफ को रिस्टोर करने की एक टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द कोरल रीफ बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सी वाटर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, B है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, consider the following statement regarding the World Heritage Outlook. It is the first global assessment of the World Heritage Site conducted by the UNESCO. तो गाइज ये यूनेस्को नहीं कंडक्ट करता, ये IUCN करता है। तो ये क्वेश्चन में भी सब गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ द बोथ नेचुरल एंड द मैन मेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो गाइज इसमें सिर्फ वो नेचुरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको क्या करती है, इंक्लूड करती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट द प्रोविजन ऑफ द इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891। देखो गाइस इट फिक्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ द वर्किंग चिल्ड्रन, ये इसमें ऐड है। इट प्रोवाइडेड अ वीकली हॉलीडे फॉर ऑल द वर्कर्स इंक्लूडिंग मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये बात भी सही है। इट फिक्स द मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर मैन एंड द वुमेन। देखो इसने जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स है वुमेन के लिए फिक्स किए हुए हैं 11 आवर्स, लेकिन मैन के लिए इसने फिक्स नहीं किए हुए। तो इसलिए जो C स्टेटमेंट है वो क्या होगी, इनकरेक्ट हो गई। With reference to the legislative powers of the Rajya Sabha, consider the following statement. Rajya Sabha alone can initiate the motion of removal of the president. ये बिल्कुल सही है। देखो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए क्या अकेली राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर सकती है। A bill which dilutes the state list under the 7th schedule can be initiated only in राज्यसभा। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। एक जो ऑर्डिनरी बिल है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जिसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो फर्स्ट एंड थर्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भागीरथी है इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर इज ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट द रुद्रप्रयाग। देखो आपको पता होना चाहिए जो अलकनंदा और जो भागीरथी है वो देवप्रयाग पे मिलते हैं, ना कि रुद्रप्रयाग पे। रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंस द गंगा एट इलाहाबाद, ये बात बिल्कुल सही है। चंबल बेटवा और सोन क्या ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। देखो गाइस चंबल बेटवा केन है, सोन नहीं है, ठीक है। तो इससे स्टेटमेंट गलत होगी। तो ओनली जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें कौन सी है वो सेकंड। Consider the following statement about the European Green Deal. It is aimed at the making Europe to become the first climate neutral continent by 2050. तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। It will work towards achieving the 2030 sustainable development goals, ये बात बिल्कुल सही है। क्या इसमें यूरोप के सभी मेंबर्स इंक्लूड है, नहीं भी, ओनली 27 मेंबर्स इंक्लूड है। तो ओनली जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और आपको बताना है कौन सा जो ये है, मतलब कि जो भी ऑप्टिकल रेडियो ऑब्जर्वेटरी है वो कौन से स्टेट में एस्टैब्लिश है। देखो कि देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड में है, ये बात बिल्कुल सही है। जियांट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप भी महाराष्ट्र में है। देखो लेकिन जो गिरा वाली ऑब्जर्वेटरी है ये महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लेह में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ है। With reference to the Ikta and the Khalsa system during the medieval period, consider the following statement. They were introduced by the emperors of Delhi Sultanate, ये बात बिल्कुल सही है। Ikta lands were assigned to the official instead of the payment for their services, ये बात बिल्कुल सही है। खलीसा lands were assigned to or granted to the religious leaders और institution। नहीं, देखो जो खलीसा लैंड्स होते थे ये मेनली किसके अंडर होते थे, सुल्तान के अंडर होते थे, ठीक है। तो ओनली जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
Consider the following statement about the Electronic Development Fund. It is a fund of funds that invests directly in the equity of the companies developing technologies in the area of electronics, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द IT। देखो ये फंड ऑफ फंड है, ये डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये डॉटर जो फंड है उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेजिंग ऑफ फंड एंड मॉनिटरिंग, किसके क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिडबी की, तो गाइस ये गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है। जो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है देखो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए कैनबेक्स वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड है जो एक फंड मैनेजर है, ठीक है, वो इसके लिए अपॉइंट किया गया जो क्या करेगा, इसे रिस्पॉन्सिबल है मतलब ये मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। अब आपने बताना कौन सी मुद्रा से रिलेटेड टू बुद्धा क्या सिग्निफिकेंस है। देखो गाइस जो भूमि प्रशा है उसका मेन एम क्या है, कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रूथ, ठीक है। वज्र का जो है वो ये शो करता है कि सुप्रीम विजडम, ठीक है। ध्यान का क्या है, अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन, और उत्तरा बोधि का सुप्रीम अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी। कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेट फंड, और आपको बताना है नाबार्ड किस अबव फंड की किस की नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंटिटी है, तो क्या एडेप्टेशन फंड की है, पे सेटर फंड की नहीं है। देखो गाइस पे सेटर फंड किसके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, ताकि क्लीन एनर्जी को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ग्रीन क्लाइमेट फंड की है, देखो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की नहीं है, इसकी जो है वो मेनली वर्ल्ड बैंक इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है। नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की भी है, तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो 1, 3 एंड 5 है। तो मैं आपको बता देती हूँ नेशनल जो नाबार्ड है वो किस के लिए मेनली 3 इंपॉर्टेंट क्लाइमेट फंड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एडेप्टेशन फंड की, ग्रीन क्लाइमेट फंड की और नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की, ठीक है। तो आप ये याद रखना। A particular doctrine is invoked by the Supreme Court when there is a conflict between two or different subject matters of different lists. There can be circumstances, कुछ ऐसे circumstances आते हैं जब जो लिस्ट 1 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट मैटर 2 के साथ क्या करता है, क्लैश करता है। तो उस स्टेटमेंट ऐसे डॉक्ट्राइन को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। देखो इसका एम यही है कि हम क्या कर सके, ब्रॉडबैंड एक्सेस दे सके टू ऑल द विलेजेस बाय 2022, ये बात बिल्कुल सही है। इट विल लेड टू द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ टावर्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आपको ज़्यादा ज़्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देनी है तो टावर्स तो आपको इंक्रीज करने ही पड़ेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली फंडेड आउट ऑफ द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, नहीं ओनली 10% जो फंडिंग है ये वो इस फंड से आई है, बाकी जो है सारी की सारी बाहर से है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, ओनली 1 एंड 2। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और आपको बताना कौन सी कंट्री का जो नेविगेशन सिस्टम है। देखो गाइस जो ग्लोनास है वो यूरोपियन यूनियन का नहीं है, ये रशिया का। जो ब्यूडू है ये चाइना का है, जापान का नहीं है। QZSS बोलते हैं इसको, ये जापान का, चाइना का नहीं है। और जो गैलीलियो वो यूरोपियन यूनियन का है। बाकी आपको पता है GPS किसका, यूएसए को, और अभी इंडिया ने भी अपना बना चुकी है नाविक, ठीक है। तो इसका जो इनकरेक्ट सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, इनके इनकरेक्ट है। स्टेजेस ऑफ रिवर, आपको बताना है कौन से स्टेज ऑफ रिवर में क्या क्या लैंडफॉर्म बनता है। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी में काफ़ी किए हैं। अपर कोर्स में एक बार बिल्कुल से वी शेप्ड वैली बनते हैं, रैपिड्स बनते हैं, वाटरफॉल्स बनते हैं। मिडिल कोर्स में ये भी बनती है, ऑक्सपोलो, एक्समिंडर से सब बिल्कुल इसकी करेक्टरिस्टिक है। लोअर कोर्स में क्या बनती है, फ्लड प्लेन, डेल्टा, फ्लैट बॉटम वैलीज। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। With reference to the employee state insurance, consider the following statement. It is financed by the government of India and the state government in the proportion of 70:2। देखो नहीं गाइस जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है ये मेन लेके जिस कंपनी में आप काम करो तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कंट्रीब्यूशन होगा, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज अप्लाई टू ऑल द एस्टेब्लिशमेंट वेयर इन 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉय। देखो ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स में ये अप्लाई नहीं होता। ये कहाँ का अप्लाई है, देखो आप देख सकते हो, ये फैक्ट्रीज में अप्लाई है, या फिर जैसे रोड ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, न्यूज़पेपर शॉप, एजुकेशनल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे ये वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे ये क्या एप्लीकेबल है। तो जो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ओनली सेकेंड। अब आपने क्या करना है, फॉलोइंग पेयर्स को क्या करना है, मैच करना है। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या जो सबसे पहला जो गार्बेज कैफे वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, छत्तीसगढ़ में। तो गाइस ये सब हमने क्या क्या कवर किया हुआ है करंट अफेयर्स में। इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे एस्टेब्लिश है, मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड की जो फर्स्ट मेराइन सीमेंट है वो केरला में हुई है। बाकी जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम फॉर पार्टिकुलेट मैटर है वो गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ए। ग्रीन चैनल कॉम्बिनेशन, ये भी न्यूज़ में था, इट रेफर्स टू विच। तो ग्रीन चैनल कॉम्बिनेशन का ये है कि इट इज़ अ प्रोसेस यूज फॉर स्पीडी एंड ट्रांसपेरेंट मर्जर एंड द एक्विजिशन इन द कंट्री, ठीक है। तो इसके बारे में अगर फुल डिटेल जाननी है तो आप क्या, मैं टेलीग्राम पे इस PDF को शेयर कर दूंगी, आपको अच्छे से पढ़ सकते हो। रिसेंटली क्या जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ग्रीन चैनल कॉम्बिनेशन फाइल करी है अंडर द सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 5 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ठीक है। तो इसके बारे में हमने पढ़ी लिया, इसका काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन। द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ हर्षा एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्रोवाइडेड बाय फाहिन। देखो पहली बात ह्यून तसांग ने इनके विजिट किया था, ना कि फाहिन ने। द प्रोविजनल ऑफिसर वाज नोन एज द विषयपति, वेयर द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वाज कॉल्ड एज उपारिका। जो जो प्रोविंशियल ऑफिसर है उसको बल्कि उपारिका बोलते थे, और जो विषयपति ऑफिसर था उसे हम क्या बोलते, सॉरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को हम क्या बोलते थे, विषयपति।
इसमें साइलेंट फीचर क्या था, पब्लिक रिपोर्ट्स को मेंटेन किया जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ क्रूअल पनिशमेंट नहीं, देखो क्रूअल पनिशमेंट उस वक्त भी क्या थी, एग्जिस्ट करती थी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के तीनों की तीनों स्टेटमेंट के इनकरेक्ट हो गई। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बताना कौन सा फीचर है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। देखो फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम के रूल ऑफ लॉ भी किया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमने यूएसए से बोरो किया, ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, अगर आपने पार्लियामेंट में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने तो क्या एलिजिबिलिटी है। एवरी सिटीजन हु इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज कैन कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। नहीं देखो गाइस, पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर आपको लोकसभा में लड़ना है तो आपको मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, बाकी राज्यसभा के लिए आपकी एज है वो मिनिमम क्या होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं फिक्स किया क्वालिफिकेशन, अगर ये क्वालिफिकेशन फिक्स करता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट वगैरह ही करते हैं। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन अबाउट हिज एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, आपको बताना कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे बना हुआ है। भाखड़ा नंगल डैम सतलुज पे, ये बात बिल्कुल सही है। हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है वो महानदी पे, ना कि दामोदर पे। बाकी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा पे। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इज unanimously chosen as the co-chair of the consultative group of the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. In this context, consider the following statement. GFDDR is a grant funding mechanism managed by the World Bank, ये बात बिल्कुल सही है। It contributes to the implementation of Sendai framework for the disaster risk reduction, तो भाई दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए सेंडाई फ्रेमवर्क है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड है। Which of the following statement is not correct about the UN Refugee Convention? It does not apply to those refugees who benefit from the protection or assistance of the UN agency other than UNHCR, ये बात बिल्कुल सही है। It does not apply to those refugees who have a status equivalent to the national in their country of asylum, ये बात बिल्कुल सही है। India has signed the convention but yet to ratify, देखो इंडिया ने अभी तक साइन भी नहीं किया, तो यही स्टेटमेंट केस में इनकरेक्ट होगी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपने बताना कौन सा टैक्स किससे रिलेटेड था। देखो बेटा ये बिल्कुल बात है, फोर्स लेबर से टैक्स था। देखो ये चोला किंगडम के अंडर से टैक्स, कदामी टैक्स लैंड रेवेन्यू पर होता था, ये बात बिल्कुल सही है। देखो जाकर टैक्स होता था वो रिलीजियस टैक्स में मुस्लिम्स होता था, ठीक है, घारी ये गलत है। तो जो ओनली इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड है। With reference to the financial administration during the British rule in India, consider the following statement. British government and East India Company always abided by the system of budget in India. नहीं गए, जो बजट है वो 1816 में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब कि बजट से सिस्टम से नहीं चलती थी। इनकम फ्रॉम रेलवेज एंड ओपीएम वाज केप्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। इनकम फ्रॉम लैंड एंड एक्साइज वाज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल प्रोविंसेस, ये बात भी सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू द लैंड को वर्क आर नॉट वर्किंग बट नाइदर सीक। देखो ये अनएम्प्लॉयड वर्कर्स को सिर्फ उन्हीं को काउंट करता है जो मतलब कि इच्छुक है काम करने में, लेकिन जो काम ढूंढ ही नहीं रहे, ना करना चाहते, उन्हें वो कवर नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इकोनॉमिक्स डिफाइंस अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 hour इन हाफ अ डे, ये बात बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया फॉर्म्स कैन बी कॉल्ड एज डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट, ये आपको पता है। जो एग्रीकल्चर में मिलने के डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम अपने। Consider the following statement about the earthquake waves. Both primary and the S waves travel through the gases, liquid and solid material. देखो जो प्राइमरी वेव्स है वो जाती है लेकिन एस वेव्स नहीं मूव करती। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट फोकस, ये बात बिल्कुल सही है। सरफेस वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी वेव्स विद द सरफेस रॉक, तो ये बात सही है। जो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। Consider the following statement. Environment and the Social Management Framework is a World Bank funded project which is aimed at examining issues and impact of project. तो ये हमने किया है एनवायरमेंट में PT 365 में कवर किया था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एनवायरमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली पार्ट किसका है, एनकोर प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, और जिसको फंड कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एनकोर प्रोजेक्ट का एम यही है कि ताकि हम क्या कर सकें, देखो एनहेंसमेंट कोस्टल एंड ओशन रिसोर्स एफिशिएंसी, इसका एम ये है कि जो हमारा कोस्टल मैनेजमेंट है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकें, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो वुमेन वर इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन फर्स्ट लोकसभा, देखो गलत है गाइस। 24 से 25 जो महिलाएं थी वो फर्स्ट लोकसभा में क्या इलेक्ट की गई थी। 17 लोकसभा वाज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वुमेन MP, ये बात बिल्कुल सही है। 17 लोकसभा में हाईएस्ट MP है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या ओनली करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया हैज मोर देन 50% लैंड एरिया अंडर प्लेन, देखो गाइस 43% ना कि 50% से ज़्यादा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। माउंटेन्स अकाउंट फॉर अराउंड 30% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया, ये बात बिल्कुल सही है। प्लेट्यू प्रोसेस रीच रिजर्व ऑफ द मिनरल फॉसिल फॉरेस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है।
With reference to the education system during the British period, consider the following statement. Educational development in India was taken forward by the Charter Act of 1813. ये बात बिल्कुल सही है। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या एजुकेशन के लिए स्पेशली 1 लाख रुपीज़ इशू किए गए थे। कलकत्ता मद्रासा वॉज द फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, तो ये बात बिल्कुल सही है। द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन वॉज टू प्रिपेयर सच पीपल हु कुड हेल्प कंपनीज ऑफिशियल इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात बिल्कुल सही है। देखो उनका काम यही नहीं था कि इंडिया में एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए, उनका एम बस यही था कि हमें क्या है अपने इशारे पर चलने वाली कठपुतली ही चाहिए, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, आई मीन तीनों स्टेटमेंट क्या इसमें करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर यूजिंग द कोड। इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मच लार्ज एनर्जी फ्लोज थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन देन थ्रू डेट्रियस फूड चेन, तो कहीं गलत है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी जो ज़्यादा एनर्जी है वो डेट्रियस फूड चेन के थ्रू ही फ्लो करती है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर चैनल फॉर द एनर्जी फ्लो, तो गाइस ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, आपको बताना राइट आंसर। लिक्विडिटी ट्रैप इज द सिचुएशन इन विच द इंजेक्टेड मनी इंक्रीजेज द बॉन्ड प्राइस, नहीं। अंडर द सिचुएशन ऑफ द लिक्विडिटी ट्रैप द डिमांड ऑफ द मनी इज इनफाइनाइटली इलास्टिक, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट है। तो ये लिक्विडिटी ट्रैप पे मैं सोच रही हूँ एक अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी, तब मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगी। अब आपने बताना है जो कुछ सिटीज़ हैं, एशियंट सिटीज़ हैं जो प्रेजेंट में उनका क्या नाम है, तो क्या पंचालाबी में जो प्रेजेंट नेम है उसका बरेली है और सूरासेना का नाम मथुरा है, बाकी कोसला का अवध है, मगधा का छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ केस में करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फिएट मनी, तो गाइस हमने इकोनॉमी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत किए हैं। करेंसी नोट्स और कॉइन्स को फिएट मनी बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और इन्हें लीगल टेंडर भी बोलते हैं क्योंकि ये किसी के द्वारा डिफ्यूज नहीं की जा सकती। दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड और सिल्वर कॉइन, ये बात बिल्कुल सही, इनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। With reference to the ancient money, ancient city Hampi, consider the following statement. Hampi located at the Krishna Tungabhadra basin, ये बात बिल्कुल सही है। No cementing agent was used in the construction of walls at the Hampi fort, ये बात बिल्कुल सही है। इसको याद रखना आप। महावर्णी फेस्टिवल was one of the most important festivals celebrated at Hampi, तो तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप सरिस्का नेशनल पार्क से साइलेंट नेशनल वाली नेशनल पार्क तक ट्रैवल करते हो, राजस्थान से केरला तक ट्रैवल करते हो, तो आप कितने स्टेट से पास होके जाओगे इंक्लूडिंग 2 स्टेट, तो भाई आप 5 स्टेट से होके जाओगे, ठीक है। राजस्थान से आप गुजरात आओगे, फिर महाराष्ट्र आओगे, फिर कर्नाटक आओगे, फिर केरला में एंटर कर दोगे, तो भी इस तरह से आपकी 5 स्टेट्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तत्वी भील कम्युनिटी के बारे में क्या है, देखो तत्वी भील कम्युनिटी क्या शेड्यूल कास्ट के अंडर है, मेन शेड्यूल ट्राइब्स के अंडर है, और ये मेनली 4 इंडियन स्टेट में पाई जाती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये बात बिल्कुल सही है। ओनली सेकंड स्टेट पे क्या इसमें करेक्ट है। With reference to the reverse osmosis, recently ये न्यूज़ में था, consider the following statement. It is a natural process where a weaker saline solution will tend to migrate to a strong saline solution. तो क्या पहली बार जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ये एक स्पेशल प्रोसेस है, ठीक है, जो हम क्या कर सकते हैं, मतलब नेचुरली नहीं होती। ऑस्मोसिस जो होती है नेचुरल होती है, तो ये जो डेफिनेशन है वो ऑस्मोसिस की ना कि नेचुरल ऑस्मोसिस की, ठीक है। सो रिवर्स ऑस्मोसिस की, द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज टू रिमूव कंटेमिनेंट फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग प्रेशर टू फोर्स मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये बात बिल्कुल सही है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस एक तरह का फिल्ट्रेशन है, जैसे आप अपने वाटर अपने लगा रखे हैं, फिल्टर्स लगा रहे हैं, तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस ही यूज होते हैं, जिसको आप आरओ बोलते हो, ठीक है। प्लांट्स रूट एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सोइल इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं भी ये गलत है। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, और आपको बताना कौन सी कंट्रीज सीचन एरिया के पार्ट है। देखो नॉर्वे भी है, स्विट्जरलैंड भी है, स्पेन भी है, यूके नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हो जाएगा। भाई आप देख सकते हो जो इस एरिया में कौन कौन सी कंट्रीज कवर होते हैं, देखो इनका नाम इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यार क्वेश्चन पीछे रह गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ग्रीन क्लाइमेट फंड, इट फंक्शंस अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द UNFCCC टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एडेप्टेशन एंड द मिटिगेशन प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, ये बात बिल्कुल सही है। देखो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फंड कौन रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी कि ग्रीन एनवायरमेंट फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक करता है, ठीक है। इट एंगेजेस डायरेक्टली विद द प्राइवेट सेक्टर थ्रू प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटी, तो ये बात भी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन द 1922 टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया फॉर सेफगार्डिंग राइट ऑफ वर्कर्स, ये बात बिल्कुल सही है। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है वो INC ने 1925 में सेटअप की थी, नहीं भी 1938 में सेटअप हुई थी हरिपुरा सेशन में। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय द नवाब अब्दुल लतीफ इन कलकत्ता, तो गाइस ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो इशू होते हैं, एक तरह का कैश डोनेशन होता है, तो इसकी वजह से क्या कहीं ना कहीं ब्लैक मनी भी जनरेट होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड गारंटी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं को इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। एन इंडिविजुअल कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड आइदर सिंगली और ज्वाइंटली विद अदर इंडिविजुअल, ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ नेशनलिस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एलिजिबल है टू रिसीव फंडिंग अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड, नहीं भी जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है विद इलेक्शन कमीशन वो सब क्या है एलिजिबल है फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड। तो ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इसमें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
त्रेबात्रा स्टाइल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड टॉम्ब बिटवीन द 5th and 8th सेंचुरी। तो गाइस ये बात बिल्कुल से, जो त्रेबात्रा स्टाइल है वो मेनली टेम्पल्स, मॉस्क्यूज और टॉम्ब के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता था, लेकिन वो 8th से लेकर नियरली 13th सेंचुरी में यूज़ होता था, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत होगी। कंदारी महादेवा टेम्पल डेडिकेटेड टू द शिवा वाज कंस्ट्रक्टेड टू किंग दहगादेवा बाय ऑफ चंडेला डायनेस्टी। तो गाइस ये सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। देखो गाइस इसमें किसने ज्वाइन नहीं कर रखा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने इसको ज्वाइन कर रखा, ठीक है, पाकिस्तान ने, नॉर्थ कोरिया ने और इजराइल ने, ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अभी तक ना साइन किया है, ठीक है। तो CTBT इज द ट्रीटी बैनिंग ऑल द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एवरीवेयर बाय एवरीवन। ये बात बिल्कुल सही है। चाइना, ईरान, USA ने इसको साइन तो कर दिया लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया, तो ये बात भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल करेक्ट है। अभी आपने बताना है, इन स्टेट्स को बताना है कि किसकी जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है उस हिसाब से क्या करना है, आपने अरेंज करना है। तो ये सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन गुजरात की है, उसके बाद भाई तमिलनाडु की है, और सॉरी गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की और लास्ट में केरल की है, ठीक है। तो 20 का क्या करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। कौन सा फंक्शन है जो नहीं परफॉर्म किया जाता नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के द्वारा। इट मॉनिटर्स सोशल वेलफेयर स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बात बिल्कुल सही है। ये रिव्यू करता है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कि क्या प्रोग्रेस है, आइडेंटिटी कार्ड कितने इश्यूज हुए, ये बात भी सही है। इट डेवलप एंड अनाउंसेस द सूटेबल स्कीम्स फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज सर्कल। तो गाइस ये काम नहीं करता, ये कोई भी स्कीम्स को क्या करता है, डेवलप नहीं करता, ना ही अनाउंस करता है। तो इसका जो सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया। तो गाइज इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। तो गाइज इसी चीज़ें ना, कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ऐसा UPSC में एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, तो इसको आप रट लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर श्रमा स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो गाइज जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका तीनों के तीनों क्या श्रमा स्कूल ऑफ फिलोसफी में कवर होते हैं। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन से आप क्या क्या काम कर सकते हो। थेरापेटिक एंड नेचुरल मेडिसिन, ये बात बिल्कुल सही है, आप मेडिसिन बना सकते हो। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हो प्रोटीन का, लाइफ स्टॉक फीडिंग में भी, तीनों जगह आप काम कर सकते हो। ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। विद रेफरेंस द नीज एंड द रोटी सिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम। देखो नीज और रोटी सिस्टम एक इंडिको कल्टीवेशन से एसोसिएट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नीज वाज प्रैक्टिस ऑन द लैंड कंट्रोल डायरेक्टली बाय द प्लांटर्स, वेयर द रोटी वाज प्रैक्टिस ऑन द लैंड ऑफ राइट्स, ये बात बिल्कुल सही है। देखो राइट्स क्या होते हैं, जो वहाँ पे एज अ टेनेंट काम करते हैं। 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिको वाज अंडर द रोटी एंड द रेस्ट वाज अंडर द नीज सिस्टम। देखो गाइस ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी कि जो 25% जो लैंड कवर्ड होता था अंडर इंडिको, उसे हम क्या बोलते थे, नीच बोलते थे, और रेस्ट लैंड को हम क्या बोलते थे, रियोती बोलते थे, ठीक है। तो इसलिए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, और आपको राइट आंसर बताना है। राइज इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ एन इकोनॉमी विल लेड टू द फॉल इन द बॉन्ड प्राइस, ये बात बिल्कुल सही है। जो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, आपको याद रखना है। बॉन्ड प्राइस जनरली इंक्रीजेज ड्यूरिंग द रिसेशनरी पीरियड, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विच अमंग द फ्लोइंग आर द एग्जाम्पल पाइनियर स्पीसीज। तो ये पाइनियर स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो सबसे पहले वहाँ पे आई हैं, ठीक है, जो सबसे पहले वो आई हैं। लाइकन्स आती हैं, मोसिस, माइक्रोब्स, ये बात बिल्कुल सही है। तो जैसे जैसे क्या है वो फिर एक जो मतलब कि एनवायरनमेंट है वो बढ़ने लगता है, तो ये क्या है, ये डिमिनिश होने लगती हैं। तो उसके बाद जो और स्टेज है, और सीर है, वो स्टार्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द पाइनियर स्पीसीज। With reference to the Central Bureau of Investigation, consider the following statement. Ministry of Home Affairs exercise supervision over the CBI under the दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नहीं, देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पर नज़र नहीं रखती, ठीक है। CBI कैन सू मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री। देखो ओनली यूनियन टेरिटरीज में ये काम कर सकती है, सू मोटो एक्शन ले सकती है, बाकी एनीवेयर नहीं ले सकती। ये नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल, ये बात ओनली सही है। तो ओनली थर्ड करेक्ट है स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको देख सकते हो CBI को कौन मॉनिटर करता है, मेनली जो CBC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो करता है, या फिर उसके बाद मिलकर जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है वो करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल कंसर्न ऑफ, अगर आपका फिजिकल डेफिसिट इंडिया का इंक्रीज हो रहा है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। आपको फ्यूचर जनरेशन में बढ़ना पड़ेगा। भी आप एक बात बताओ, अगर आपके पापा पे ज़्यादा उधार है तो कल को वो उधार किसको चुकाना पड़ेगा, आपके बेटे को चुकाना पड़ेगा ना, तो फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा। इट लेड टू द क्राउडेड आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट वहाँ करना ही नहीं चाहेगा, इट इज जनरली इन्फ्लेशनरी नेचर, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप उधार ले रहे हो तो इसका मतलब आपके पास पैसे का इनफ्लो हो रहा है, तो आप उस पैसे को ज़्यादा खर्च हो गए, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement are correct about the different type of the volcano? A cinder cone type volcano shoots gases with great force, throwing them several kilometers up to the atmosphere, ये बात बिल्कुल सही है।
शील्ड टाइप वोल्केनो देखो इसको बेसिक वोल्केनो भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो लो सिलिका कंटेंट होता है, क्वाइट ईजिली क्या है जब लावा इरप्ट होता है तो शोर शराबा नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। कंपोजिट टाइप वोल्केनो शूट्स डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्टन मेटल्स विद माग्मा हाइयर ग्रेटर देन द शील्ड। देखो ग्रेटर हाइट नहीं होती उसकी, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में करेक्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है जो अपना खाना खुद बनाता है, तो फंजाई तो सेप्रोफाइट है, बाकी एल्गा, ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया ये सब है, ठीक है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या है ऑटोट्रॉफ्स में आती हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और आपको राइट आंसर बताना है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या बोलते हैं, एक मल्टीलेटरल रेट होता है रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज ईच वेटेड बाय इट्स इंपोर्टेंस टू द डोमेस्टिक करेंसी, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं एज द वेटेड एवरेज ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट्स ऑफ ऑल इट्स स्टेट पार्टनर। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द अशोका पॉलिसी ऑन धमाल। देखो इसने कंप्लीटली बैन कर दिया था एनिमल सेक्रीफाइस और फेस्टिव गैदरिंग भी, ये बात बिल्कुल सही है। इट ऑर्डर द ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ द सर्वेंट एंड प्रिजन, ये बात बिल्कुल सही है। ही एस्टेब्लिश द आइडिया ऑफ पैटर्नल किनशिप, तो ये बात भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पेस सेटर फंड। देखो मैंने आपको बताया पहले पेस सेटर फंड किसके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में, किसको लेके, ताकि हम क्या कर सके क्लीन एनर्जी को ले सके, ठीक है। तो उसका बी करेक्ट आंसर है। देखो इंडिया और एशियन कंट्रीज में नहीं है और ना ही क्या ये